जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली होगी। चलिए, हम लोग बिहार कृषि और खेतीहर समाज बताया था ना आपको कि थ्योरी प्लस टेस्ट सिलेबस में लिख रखा था, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो शायद कहीं नहीं मिलता आपको। ठीक है, पहले खेतीहर समाज को पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ेंगे और यहाँ पर 17 क्वेश्चन लगाएंगे। 17 क्वेश्चन जो है यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एक क्वेश्चन है ना पूछा जा सकता है ना, किसी किसी शिफ्ट में, किसी किसी शिफ्ट में, किसी किसी शिफ्ट में, सारे शिफ्ट में नहीं, किसी किसी शिफ्ट में। मान लेते हैं कि 2 शिफ्ट छोड़ करके एक शिफ्ट में ऐसा करके पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका खेतीहर समाज। ठीक है, देखो खेतीहर समाज की अगर बात करें, खेतीहर मतलब खेती करने वाला समाज। ठीक है, खेती करने वाला समाज हो जाएगा चांदनी साहू के। जैसे सोशल साइंस का खत्म हो जाएगा अगले 3 दिनों में, उसके बाद सिर्फ हिंदी की क्लास चलेंगी। खेतीहर समाज, खेतीहर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी जिसमें किसान रहते थे। खेतीहर समाज की बात करें तो इसकी बुनियादी इकाई जो है वो कौन थी? गांव थी जिसमें क्या कौन रहते थे? किसान रहते थे। खेतीहर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी जहां पर ये लोग रहते थे। खेतीहर समाज के बारे में जानकारी कहां से मिलता है? क्योंकि खेतीहर समाज ना सिर्फ खेती करने में रहते थे, ये अपने बारे में लिखा नहीं करते थे किसी किताबों के अंदर में। बिल्कुल। डीएलएड में 2 कैटेगरी होता है। डीएलएड में 2 कैटेगरी होता है। पहला कैटेगरी होता है साइंस का। 50% सीट जो है ना साइंस वाले बच्चे जिन्होंने 12th में साइंस किया उसके लिए रिजर्व रहता है, और 50% सीट जो है ना आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए रिजर्व रहता है। आर्ट्स और कॉमर्स वाले तो जो आईकॉम किया हुआ है 100% वो भर सकता है डीएलएड, क्योंकि डीएलएड जनरल होता है। डीएलएड जो है जनरल होता है, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है। जिसमें डीएलएड करके आप ऐसा नहीं कि आप हिंदी के टीचर बनोगे, साइंस के, सोशल साइंस के, है ना, आप एज ए जनरल टीचर बनोगे और 1 to 5 में जब पढ़ाने की बारी आएगी तो वहां पर आपको जो आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से फिर आप ग्रेजुएशन किए हुए रहोगे, तब जाके 6 to 8 में पढ़ा सकते हो। आपको पता होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन जब किए रहोगे तो जब 6 to 8 में पढ़ाने की बारी आएगी तो यहाँ सब्जेक्ट टीचर बनते हैं। वो ग्रेजुएशन के आधार पे आपका बनेगा, ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट था उसके आधार पे बनेगा। ठीक है, तो जो आईकॉम वाले हैं ना उसको यहां पर दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, आईकॉम वाले जो हैं उसको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आराम से कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। खेतीहर समाज के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? बात करें सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, मैं बता रहा था कि खेतीहर समाज जो है ना ये खुद अपने बारे में कुछ नहीं लिखा करते थे, क्योंकि ये तो काम में व्यस्त रहते थे, खेती किया करते थे, तो ये अपने बारे में कुछ नहीं लिखते थे। इनकी अपनी कोई ग्रंथ, कोई किताब है ना, ये है नहीं। ठीक है, वीडियो देख लो कोमल कुमारी कि कट ऑफ कितना जाएगा, उस पर वीडियो बना हुआ है, बहुत डिटेल से वीडियो बना हुआ है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सारे कैटेगरी का। हाल ही में 10 दिन पहले वीडियो बनी है, 8 दिन पहले, और वो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। कहते हैं कि खेतीहर समाज के बारे में जो स्रोत है वो कहाँ से मिलता है? तो हमारा जो किसान काम करते थे वो खेतीहर समाज, वो तो अपने बारे में कुछ नहीं लिखते थे। हाँ, लेकिन अकबर के बारे में जो जीवनी लिखी गई है उस समय से जानकारी आपको मिलती है। तो यहां पर बात करें सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ जिसमें खेतीहर समाज के बारे में एक जानकारी, बहुत सारी जानकारी मिलती है, वो है आईने अकबरी। क्या नाम है? आईने अकबरी, जिसे अकबर के दरबारी इतिहासकार नाम था अबुल फजल। कौन थे ये? इतिहासकार थे, और रहते कहां थे? अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार के इतिहासकार थे, है ना। नाम है अबुल फजल। नाम क्या है? अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई है, और इस आईने अकबरी में खेतीहर समाज के बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी जो है यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि ये बताओ कि आईने अकबरी किसकी किताब है, तो आप क्या कहोगे? अबुल फजल की किताब है। आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इनमें 17वीं एवं 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले वे दस्तावेज शामिल भी हैं। तो पहला दस्तावेज आपका यहां पर देखिए, फर्स्ट दस्तावेज जो निकल करके आता है
खेतिहर समाज के बारे में, वो आईने अकबरी से निकल करके आता है। दूसरा भी सोर्स है जो खेतिहर समाज के बारे में हमको जानकारी मिलता है, उसमें आपको 17वीं और 18वीं शताब्दी में, जब 17वीं शताब्दी कहते हैं तो 1600 से लेकर के 1699 की बात करते हैं, और 18वीं शताब्दी जब कहते हैं तो 1700 से लेकर के 1799 की बात करते हैं। कुल मिलाकर के 1600 से लेकर के 1800 पीरियड की बात हो रही है। ये 200 सालों की सदियों के, है ना, गुजरात के, महाराष्ट्र के और राजस्थान से मिलने वाले जो दस्तावेज शामिल हैं, जो सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देते हैं, वहां से भी हमको खेतिहर समाज के बारे में जानकारी मिलती है। तो बिल्कुल किसान जो टैक्स दिया करते थे, है ना, तो जो सरकार का आमदनी वाला कागज है उसमें भी ये पता चलता है कि भाई किसको कितना जो है अन्न उपजता था। ठीक है, वहां से भी हमको जानकारी मिलता है। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे ऐसे दस्तावेज भी हैं जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कर वसूला करती थी, या ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे कागजात मिले बाद में, तो इतिहासकार ने उसको जब ढूंढा तो वहां पर उसके बाद उसका स्टडी किया गया, तो उससे अब हमारा पूर्वी भारत में किस तरह से खेती हो रही थी उसके बारे में जानकारी जो है यहां पर प्राप्त हुई। तो 3 तरह के अलग अलग सोर्सों से हमें प्राप्त होता है। किसान तो अपने बारे में कुछ लिखते नहीं थे। ठीक है, पहला अबुल फजल की किताब आईने अकबरी से हमें पता चलता है। दूसरा जो 1600 से लेकर 1800 के पीरियड में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से के जो किसान थे, वो जो टैक्स दिया करते थे सरकार को, तो सरकार की आमदनी की विस्तृत जो जानकारी है, विस्तृत जो लेखा जोखा है, वहां से पता चलता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के कागजात से भी हमको खेतिहर समाज के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करें किसान और उनकी जमीन के बारे में। देखो, मुगल काल के बारे में बात करें तो मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत, है ना, किसान के लिए आमतौर पर रैयत या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो जो किसान हैं, किसान वो रैयत कहलाते थे। मुगल काल के जो भारतीय फारसी स्रोत हैं, जो है ना फारसी स्रोत है जो भारत में लिखे गए हैं, ये फारसी स्रोत के अंदर में किसानों को रैयत या फिर मुजरियान के नाम से जो है संबोधित किया गया है इन किताबों में, और इसका इस्तेमाल करते थे। साथ ही हमें किसान या फिर आसामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। किसान को किसान भी कहते थे, या आसामी कहते थे, या फिर रैयत कह करके ये लोग बुलाते थे, जो ये कागज में, किताबों के अंदर में ये देखने को मिला है। 17वीं सदी के स्रोत 2 किस्म के किसानों की बात करते हैं। जो 17वीं शताब्दी है ना, जो 1600 से लेकर के 1699 का पीरियड है, इस बीच का जो दस्तावेज हमें देखने को मिलता है, इस बीच के दस्तावेज में किसानों की चर्चा 2 तरह के किसानों के बारे में ये लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई शिफ्ट में नहीं दिख रहा, नया टेस्ट आएगा ना उसमें आपको क्लियरली दिखेगा। तो 17वीं शताब्दी के स्रोत 2 किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं। पहला खुदकास्त किसान, क्या नाम है, खुदकास्त। पहला जो कैटेगरी किसान का है खुदकास्त है, और दूसरा जो किसान की कैटेगरी है उसका नाम है पाही कास्त। खुदकास्त और पाही कास्त, क्या होता है ये खुदकास्त और पाही कास्त? एक और इंफॉर्मेशन है, बिहार डीएलएड की फॉर्म डेट बढ़ गई है, आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉर्म डेट जो है ना, फॉर्म भरने की डेट बढ़ गई है। अब जो डेट है वो लास्ट जो रह गई है वो 5 फरवरी है। तो 5/2/2025 तक अब फॉर्म भर सकते हैं। एक बार फिर से वेबसाइट को चालू कर दिया गया है ना, और आज के न्यूज़पेपर वगैरह में वो आ गया होगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर कल ही आ गया था। 5/2/2025 तक फॉर्म को भर सकते हैं, और किसी का पेमेंट फंस जाए, किसी कारणवश नहीं करे, तो आखिरी 6/2/2025 तक पेमेंट करने का डेट है, पेमेंट। तो ये डेट मत ही किसी को बताइएगा, आप सिर्फ इतना बताइएगा 5 फरवरी तक लास्ट डेट है, फॉर्म भर लो। और फॉर्म की डेट बढ़ने की खुशी में हम अपनी ऑफर को भी बढ़ा रहे हैं। हमारा जो 449 वाला था वो अभी भी रहेगा, इंडिया कूपन कोड लगा करके, और इंडिया कूपन कोड लगा करके रिपब्लिक डे वाला ऑफर को हम 6 फरवरी तक ले जा रहे हैं। फॉर्म डेट बढ़ने की खुशी में हम जो है और इस ऑफर को आगे तक ले जा रहे हैं। सरस्वती बैच 3 है ना, जो भी बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं आपके रिलेटिव्स में, आप उनको बता सकते हो इनकी अच्छाई के बारे में। आगे बढ़ते हैं, खुदकास्त किसको कहते हैं? देखो, ये वे थे जो उन्हीं गांवों में रहते थे, है ना, जिनमें उनकी जमीन थी। तो यानी ये वो किसान थे खुदकास्त। खुद मतलब समझते हो, स्वयं। तो ये
ऐसे किसान थे जो अपने हाथों से खेती किया करते थे खुद ही, और इनकी जमीनें अपने गांवों में ही रहते थे। ये बाहर जाकर के दूसरी की जमीनों पर खेती नहीं किया करते थे। खुद कास्ट ऐसे किसान होते थे जो अपने गांव में रह करके अपनी जमीनों पर खेती करते थे, उनकी अपनी जमीन हुआ करती थी। लेकिन दूसरा कैटेगरी था पाही कास्ट का, है ना, वे खेतीहर जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे। कहने का मतलब है जैसे आपके पास बहुत सारी जमीन है, तो आप अपनी जमीन को अकेले खेती नहीं कर पाते हो, तो आप दूसरों को देते हो ना भाई। उर्दू का एसपी नोट्स जो पीडीएफ मिल रहा है ना, वही एसपी नोट्स है, उसको अलग से दोबारा नहीं टाइप कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत शॉर्ट में बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे आपके पास बहुत जमीन है, मान लेते हैं आपके पास 50 बीघा जमीन है, आप अकेले खेती नहीं कर पाते हो, तो आप दूसरे किसानों को देते हो। कई बार दूसरे गांव से किसान आकर के आपकी जमीन पर खेती करके वो जाते हैं, डेली आते हैं, काम करके चले जाते हैं। तो इस तरह से, है ना, पाही कास्ट ऐसे किसान हुआ करते थे जो दूसरे गांव से, है ना, आते थे और वो ठेके पर उस गांव की जमीन को ले लेते थे और वहां पर खेती किया करते थे। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की जमीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरी संपत्ति मालिक जो है बेचते थे। तो दूसरी चीजों को जैसे बेचते थे उसी तरह से, है ना, जैसे क्या होता था, जैसे किसानों की जमीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरी प्रॉपर्टीज बिका करती थी। ठीक है, उनकी अपनी जमीन हुआ करती थी किसानों की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो तंबाकू भारत में कैसे आया इसको समझो। ठीक है, तंबाकू के बारे में क्लियरली लिखा हुआ, चूंकि एनसीईआरटी में अलग से कॉलम साइड में देता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो चैप्टर था ना, ये चैप्टर बिहार कृषि और खेतीहर समाज वाला, तो खेतीहर समाज वाला जो चैप्टर है ये एक अलग चैप्टर था। जब मैंने एनसीईआरटी को रीड किया आपका कंटेंट बनाने के लिए, तो वहां पर तंबाकू का एक अलग से कॉलम दे के दिया हुआ था। मुझे लगा हो सकता है कहीं पूछ ले, तो बता देता हूं इसके बारे में। कहते हैं कि यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा। दक्कन क्या होता है, ये इंडिया का आपने मैप देखा है, तो साउथ का जो रीजन है ना, इसको दक्कन कहते हैं। साउथ का जो रीजन है इसको दक्कन के नाम से जानते हैं। तो ये वाला जो रीजन है इसको दक्कन कहते हैं, दक्कन प्लेटू के नाम से। ये जो रीजन है ना, ये रीजन, ये दक्कन कहलाता है, दक्कन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो पौधा है तंबाकू का, ये सबसे पहले कहां पहुंचा, दक्कन पहुंचा, और वहां से, यही है दक्कन। ठीक है, और वहां से 17वीं सदी के शुरुआती वर्षों में, 17वीं सदी कहने का मतलब है कि 1600 से आगे की पीरियड में, 1605-10, है ना, शुरुआती वर्षों में इसे उत्तर भारत लाया गया। धीरे धीरे ये दक्कन से कहां हुआ, उत्तर भारत की तरफ ये पौधा जो है तंबाकू का प्रसार जो है हुआ। आईने अकबरी जो है ना, उसमें अगर देखें तो उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र कहीं नहीं मिलता है। कहने का मतलब है कि जो मुगल काल का शुरुआती पीरियड था, ठीक है, जो अकबर का समय था, जब आईने अकबरी लिखा गया था, अबुल फजल ने जब आईने अकबरी लिखा, ये जो किताब लिखा, तो उसमें सारे ही खेती के लिस्ट को अगर देखें, है ना, फसलों की लिस्ट को, उसमें तंबाकू का जिक्र कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब है कि तंबाकू को बहुत पहले से, मुगल पीरियड में या उससे पहले के पीरियड में तंबाकू उत्तर भारत में था ही नहीं। ठीक है, बाद में ये तंबाकू जो है धीरे धीरे फैलने लगा। ठीक है, और ये इसका जो सेवन है उससे नशा होता था। तो इसको देखते हुए जहांगीर ने, है ना, इस बुरी आदत को फैलने से रोकने के लिए, जो हुक्का वगैरह पीते थे या तंबाकू खाते थे, इसको, इस बुरी आदत को फैलने से रोकने के लिए, है ना, ये बहुत चिंतित हो गए। जहांगीर जो है इस पे बहुत चिंतन करने लगे, बहुत चिंतित हो गए, और इसने फाइनली तंबाकू को बैन कर दिया था अपने पीरियड के अंदर में। क्या किया था, इसको बैन कर दिया था। ठीक है, तो सवाल ऐसा पूछा जा सकता है, ये बताइए क्या मुगल पीरियड में तंबाकू जो है भारत में था, या फिर अबुल फजल की किताब में निम्नलिखित में से किसका जिक्र नहीं मिलता है? है ना, बहुत सारा फसल दे देगा, उसमें दे देगा एक ऑप्शन तंबाकू, तो आंसर क्या होगा, तंबाकू का जिक्र नहीं मिलता। आईने अकबरी में तंबाकू का जिक्र नहीं है। ठीक है, चलो हो जाएगा हिंदी का क्लास। एसएसटी के जो बचे हुए चैप्टर हैं इसको निकाल देते हैं, 2-3 दिनों के बाद हम लोग हिंदी में घुसेंगे और हिंदी का सारा जो 4-5 चैप्टर बचा है सब कर लेंगे। आइए कृषि पर बात कर लेते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन 27 फरवरी को नहीं होगा, ऐसा मान के चलिए आप लोग, क्योंकि डेट को देखिए 5-6 फरवरी तक ले जा रहा है। 6 फरवरी के बाद उधर सिर्फ 11 दिन बचते हैं, और इधर आपको पता होगा कि मैट्रिक इंटर का एग्जाम भी चल रहा है। पूरा बिहार बोर्ड बिजी है मैट्रिक और इंटर को लेकर के,
और हर साल जो डेट बढ़ती है उसका एकमात्र कारण यही है कि मैट्रिक इंटर में ये लोग काफ़ी व्यस्त होते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा है, 10-10 लाख बच्चा है मैट्रिक में, 10 लाख बच्चा है इंटर में, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कूपन कोड नहीं लगाया होगा इसलिए 499 लिया होगा। अभी भी कोई बच्चा कूपन कोड नहीं लगाएगा, डायरेक्ट पेमेंट करेगा तो 499 ही कटेंगे उनके, ठीक है। आइए, हमने खेतीहर समाज को पूरा पढ़ लिया, अब कृषि पढ़ते हैं। कृषि थोड़ा लंबा चलेगा। देखिए, बिहार की बात करें, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार कैसा राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 85% जनसंख्या अपने जीविका के लिए कृषि और पशु पर जो है ये लोग निर्भर है ना। बिहार का 85% जनसंख्या है। कृषि चैप्टर हम अलग से भी पढ़े हैं, लेकिन वो दूसरा कृषि था, ये बिहार स्पेसिफिक है, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज है, कहिए कि वो ओवरऑल कृषि की बात करता है और ये बिहार पे टिका हुआ रहता है। कहते हैं यहाँ की लगभग 85% जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर करते हैं। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, में कृषि का योगदान लगभग कितना है? 19% है। पूरा बिहार के जीडीपी में कृषि कितना सहयोग कर रहा है? 19% जो है कृषि बिहार में सहयोग कर रहा है। फसल के प्रकार को अगर देखें तो फसलों को बोने और काटने के आधार पर मुख्य रूप से पूरे फसलों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, खरीफ, रबी और जायद। आप ये सब पढ़ चुके हो। मैंने आपको बताया था रबी के बारे में कि आरएस, मैंने आपको ट्रिक बताया था, आर फॉर रबी, और इसकी सोइंग होती है कब? सितंबर में। एस फॉर सितंबर अक्टूबर में इसकी सोइंग होती है, और ये इसको मार्च में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, मार्च के महीने में। वहीं पर खरीफ की बात करें तो जून जुलाई में, जुलाई, कोई किसान जून महीने में अख्तिया करते हैं, कोई पिस्तिया करते हैं जो कि बाद में करते हैं जुलाई में। तो जून जुलाई में इसकी सोइंग होती है, और अगेन इसको सितंबर अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है। अब बताओ, जून जुलाई में कोई खेती लगाएगा और सितंबर अक्टूबर में उस खेती को काट लेगा, फसल को काट लेगा, तो सितंबर अक्टूबर में जो फसल खेत खाली होगा तो क्या उसको ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं ना। तो फिर उसी को, जैसे ही आपका खरीफ फसल होता है उसके बाद रबी फसल लग जाती है। रबी का जो सोइंग है वो सितंबर अक्टूबर में है। जून जुलाई में इसको बोया जाता है, खरीफ फसल को जून जुलाई में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं। मान लेते सितंबर के महीने में खेत खाली हो गया तो सितंबर में फिर से जुताई करके अक्टूबर महीने में 10 दिन 15 दिन का समय लगता है, अगली फसल लगा देते हैं, और अगली फसल का नाम क्या है? रबी फसल है। अब बताओ कि यहां मार्च में कट जाता है, ये रबी फसल मार्च में कट जाता है, और अगली बुआई कब होती है? जून जुलाई में। तो मार्च के बाद कितना महीना बच गया? मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगभग जो है ना 3 से 4 महीने बच जाता है। तो किसान सोचता है कि इस बीच में काहे खाली छोड़ेंगे खेत को, तो इसको क्या करता है? बचे हुए 3 महीनों में क्या करता है? जैसे फुट ककड़ी वगैरह है, सब्जियां वगैरह है, ये सब लगाया जाता है। शॉर्ट टर्म जो फसल होता है ना वो, तो 3 महीने वाली खेती, इसको बोलते हैं जायद फसल। क्या बोलते हैं? जायद फसल। तो जायद फसल का अगर आप सोइंग देखोगे, मार्च के महीने में इसको बोया जाता है और जून जुलाई में इसका हार्वेस्टिंग किया जाता है, इसको काटा जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा फसल हो गया, किस किस महीने में कौन फसल होता है। ये भी कई बार इजी क्वेश्चन पूछना हो तो ये पूछ लेता है, वरना थोड़ा टफ पूछना हो तो पूछता है निम्नलिखित में से कौन रबी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ नहीं है। इसके एग्जाम्पल को आपको पता होना चाहिए। मैंने एक अच्छी लंबी लिस्ट बना करके कृषि वाले चैप्टर में पहले ही पढ़ा दिया है आपको। आगे बढ़ते हैं, बिहार की मुख्य फसलें देख लेते हैं। आइए चावल स्पेसिफिक बात कर लेते हैं, ठीक है। चावल की बात करें तो बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल अगर पूछेगा कौन है तो आंसर क्या होगा? चावल जो है ना बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है, जो राज्य के लगभग 45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर उपजाई जाती है। बिहार के चावल क्षेत्र में 80% से अधिक भाग में खास तौर से अघनी चावल होता है। तो पूरे चावल, जितना चावल हम लोग लगाते हैं उसका 80% जमीन पर चावल की अगर खेती 100 बीघा में की जाती है तो 80 बीघा में अकेले अघनी चावल किया जाता है। तो अघनी चावल का जो है ना बहुत ज्यादा बिहार में होता है। 80% चावल के अंदर में 80% जो है ना अघनी। देखो जो यहां लिख रहे हो ना कमेंट में, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। आपको जो भी बात लिखनी है आप व्हाट्सएप पर लिख देना, एनालॉजी या जो भी दिक्कत आपको आ रही है ना व्हाट्सएप पर कागज में लिख करके डाल दो, या फिर ऐसे व्हाट्सएप पर अच्छे से लिख करके जो ऑफिशियल व्हाट्सएप है उस पर डाल दो, ठीक है। और देखो सारा क्लास ऑन टाइम है तो सबका शेड्यूल्ड बना हुआ है, समय भी तो होना चाहिए टीचर को पढ़ाने के लिए। एक बार आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, अगर कोई चैप्टर पेंडिंग रह गया है तो बचे हुए दिनों में उसको अगले 7 दिनों में कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बोल दिए आपकी बात को इग्नोर कर रहे हैं, समय भी तो टीचर के पास होना चाहिए, या फिर जो स्टूडियो है वह खाली भी तो होना चाहिए। आपकी लगातार क्लास होती है, एक टीचर के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे,
आप एक बार व्हाट्सएप पर लिख के डाल दीजिए। आप नहीं भी लिखेंगे ना काजल यादव, तो हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं हर सब्जेक्ट का, कि टोटल जो ऑल चैप्टर है वो तो ऑटोमेटिक वर्ड फाइल हमारे पास है ही, तो उसको प्रिंट कर लेते हैं। हर बैच में क्या उसकी पढ़ाई हुई है, ऐप को खोल खोल के सारा चेक होता है, उसको टिक करते हैं। किसी का एसपी नोट्स नहीं डला है, किसी के पीडीएफ नहीं डला हुआ, किसी का वीडियोस में कोई इशू है, तो उसका एक रिपोर्ट बनता है। जैसे ख़त्म होगी ना अगले 8 दिनों में आपकी सिलेबस, तो उसके बाद उस पर एक रिपोर्ट तैयार होगी। रिपोर्ट अभी भी बन गई है, तो जो जो चैप्टर नहीं हुआ हमारे पास वो लिस्ट है, हर सब्जेक्ट में 1-2 चैप्टर करके वो सारा करवाएंगे। अगर फिर भी आपके ध्यान में आ गया है कोई ऐसी बात, आप व्हाट्सएप पर डाल करके छोड़ दीजिए उसको। आप देखिएगा जैसे सिलेबस ख़त्म होगा, देखिएगा बचे हुए चैप्टर, जो भी जिन चैप्टरों में समस्या है या नहीं कराया गया, उसको हम लोग खुद ढूंढ के करा देंगे। ठीक है। हिमांशु सिंह, अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट्सएप पर कि सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो टीचर अवेलेबल नहीं होते हैं व्हाट्सएप पर। वहाँ पर एक टेक्निकल टीम होता है जो बच्चों को कोर्स से संबंधित या कैसे कोर्स में ज्वाइन होना है वो आपको बताता है, या कभी ऐप में इशू आती है तो वो आपको बताता है कि आप ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए, कुछ और चीज़। ठीक है। अब हो गया, उर्दू का क्लास तो ख़त्म ही हो गया, मतलब 3-4 क्लास और होगा, उर्दू समाप्त है, उर्दू की पूरी सिलेबस हो गई है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं आगे। ठीक है, पढ़ें। हाँ, पढ़ाई हो गया, रिकॉर्डेड में नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे काजल यादव, देख लेंगे। ठीक है, आप एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाने दीजिए। जो 2 चैप्टर या 1 चैप्टर में इशू है उसको हम लोग करेंगे अलग से। इल्म बैच 2 का मेरा क्लास अभी बंद है, आप लोगों का डीएलएड को कर रहे हैं। इल्म बैच 2 या बीएड का हम लोग अगले वीक से बीएड की सारी क्लासेस को ऑन कर देंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं, छोड़िए ये सब बात। कहते हैं कि बिहार के चावल क्षेत्र में 80% से अधिक भाग में खासतौर पर अघनी चावल होती है, और इसकी बुआई जुलाई अगस्त में होती है, और नवंबर दिसंबर में इसको जो है काटा जाता है। ठीक है, तो इसकी जो बुआई है, चावल की बुआई कब से कब तक होती है, तो चावल की बुआई जुलाई अगस्त में होती है, यानी गर्मी के मौसम में होती है। तो ये जो चावल है इसकी बुआई होती है कब, तो जुलाई अगस्त में होती है। तो हम कह सकते हैं कि जून जुलाई या फिर जुलाई अगस्त इसको कहिए, जुलाई अगस्त में इसकी बुआई होती है, और इसको नवंबर दिसंबर में काटा जाता है, नवंबर दिसंबर में इसको काटा जाता है। अब एक बात बता दीजिए, इस हिसाब से देखें तो चावल कैसी फसल हो गई है ना, रबी हुई या खरीफ हुई, तो ये खरीफ फसल में आ जाएगी। आप सीधा सीधा कहोगे सर चूंकि जून जुलाई में इसको बोया जा रहा है तो ये सीधा खरीफ फसल होगा, हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, गर्मा धान के अंतर्गत बिहार में 3% क्षेत्र आता है, इसके लिए सिंचाई के साधन का होना अति आवश्यक है। गर्मा धान करते हैं ना हम लोग, धान में बहुत ज्यादा पानी का जरूरत होता है गर्मा धान में, और इसका उत्पादन गर्मा का जो है पूर्णिया में आपको बहुत ज्यादा गर्मा धान की खेती होती है, हमारे गाँव में खुद होती है। नेक्स्ट आपका किशनगंज में, कटिहार में, अररिया में, इन सब जिलों में बहुत ज्यादा गर्मा होता है, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया वगैरह में, और 3% क्षेत्र पर गर्मा होता है, और सबसे ज्यादा जो धान होता है वो अघनी धान होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गेहूं दूसरा जो बिहार का मुख्य फसल है, धान के बाद वो गेहूं है। धान के बाद गेहूं बिहार की दूसरी प्रमुख खाने वाली फसल है, प्रमुख खाने वाली फसलों में दूसरे नंबर पर गेहूं आता है। गेहूं की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी चाहिए गेहूं के लिए, जिसमें नमी धारण करने की अच्छी क्षमता हो। गेहूं के लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह की मिट्टी हो। प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले की बात करें तो रोहतास में बहुत ज्यादा गेहूं होता है, मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में। उत्पादकता की दृष्टि से बात करें, है ना, दृष्टि से अगर बात करें तो बेगूसराय, यहां पर देखिए क्या है, बेगूसराय जो है इसका स्थान पहले स्थान पर आता है ना, गेहूं के उत्पादन में। और सबसे कम अगर उत्पादन की बात करें तो गया जिला में गेहूं का सबसे कम उत्पादन होता है पूरे बिहार के अंदर में। ठीक है, मक्का की बात कर लेते हैं। अगला फसल है हमारा मक्का। धान और गेहूं के बाद सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्षेत्र में ज्यादा बोई जाने वाली फसल जो है ना अभी मक्का हो गया। अभी गेहूं को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि मक्का जो है ना इसको बेचते हैं लोग, तो मक्का की ज्यादा यहां पर हो रही है। तो बिहार की बाल सुंदरी मिट्टी मक्का की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है, इसको मक्का को जून जुलाई में बोया जाता है, और सितंबर से अक्टूबर तक काट ली जाती है। ये तो भाई हो गया, लेकिन अभी के समय में जो मक्का हम लोगों का हो रहा है, अभी के समय में जो मक्का हो रहा है बिहार में, है ना, बिहार के रीजन में, तो आप देखिएगा मक्का जो है इसको सितंबर अक्टूबर में लगा रहे हैं हम लोग, सितंबर अक्टूबर में, और ये आपका
हार्वेस्टिंग हो जा रही है कब? मार्च में। मार्च के महीने में जो है इसका हार्वेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, तो बेगूसराय बिहार को मक्का का घर कहा जाता है। प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कटिहार है, पूर्णिया है, अररिया है और खगड़िया है। उत्पादकता की दृष्टि से सुपौल पहले स्थान पर, जबकि बक्सर जो है अंतिम स्थान पर मक्का में आता है। रागी की बात करें, यह मोटे अनाजों के अंतर्गत आता है। बिहार रागी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। बिहार की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा जो है रागी की फसल होती है। ज्वार, ये मोटे अनाजों में ज्वार बिहार की महत्वपूर्ण खाद्यान्न खाने वाली फसल है। बिहार में ज्वार का उत्पादन गरीबों के लिए है ना खाद्यान्न एवं पशुओं के चारे के रूप में जो है किया जाता है। ठीक है, पहले होता था, अब ज्वार वगैरह ये सब छोड़ दिए हम लोग, सब छोड़ दिए। ठीक है, वीडियो बना हुआ है मुस्कान इसके ऊपर कि नोट्स को कैसे प्रिंट करें। ठीक है, उसको यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, एक बार देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बिहार की प्रमुख फसलें और संबंधित जिले। जैसे चावल की खेती सबसे ज्यादा कहां पर होगी? रोहतास, चंपारण, पूर्णिया, वैशाली, ये सब टॉप के जिले हैं। गेहूं की खेती के लिए रोहतास, चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर। मक्का कटिहार, पूर्णिया, अररिया, चंपारण में। जौ और ज्वार चंपारण, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। सरसों पूर्णिया, तिरहुत और पटना में। और तिल गया में। याद रखिएगा, रटना नहीं है, इसको रटना नहीं है, बस एक बार पढ़िए, बस एक बार पढ़ लेना है इसको, एक बार, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़िए बस, हो गया, एक बार ही पढ़िए याद रखिएगा। ये लेस इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि चार्ट फॉर्म में दिए हैं, टेबल फॉर्म में, तो आप बहुत ज़्यादा इसको सुबह शाम टेबलेट की तरह खाना शुरू कर देंगे। बस ऐसे जानकारी के लिए आप इसको देख लीजिए, बिहार से संबंधित है। तीसी ये सारे जिलों में, अरहर ये सारे जिलों में, चना ये सारे जिलों में, और मसूर जो है इन सारे जिलों में इसकी खेती होती है। आगे बढ़ते हैं, नगदी फसल की बात करें, गन्ना, तो गन्ना उत्पादन के लिए आदर्श परिस्थिति जो है वो आपका 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है मानी जाती है। और अच्छी जलोढ़ मिट्टी का होना जरूरी है। वर्षा जो है वो अधिक से अधिक होना चाहिए। अगर वर्षा नहीं हो तो सिंचाई का उत्तम व्यवस्था जो है यहाँ पर होना चाहिए, है ना, गन्ना की खेती के लिए। मखाना की बात करें तो मखाना की खेती में बिहार देश का जो है पहला स्थान है, पहले स्थान पर बिहार जो है मखाना की खेती में आता है। मखाना की खेती में बिहार जो है देश में नंबर 1 स्टेट है, नंबर 1 स्टेट पर आता है ये। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र दरभंगा में, मधुबनी में, कटिहार, सहरसा, पूर्णिया, समस्तीपुर, अररिया और किशनगंज, और साथ ही साथ सुपौल में, इन सब जगहों पर मखाना की बहुत ज्यादा खेती होती है। बिहार का मिथिलांचल है ना मखाना के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का जो मिथिलांचल है ये क्या है? मखाना के लिए जो है काफी ज्यादा फेमस है। आइए फल की बात कर लेते हैं। लीची के उत्पादन में मुजफ्फरपुर को पहला स्थान जो है ये मिला है। फल में बात करें लीची, और लीची में नंबर 1 कौन है? मुजफ्फरपुर। बिहार में कुल फलों के उत्पादन में सर्वाधिक 36.7% हिस्सा जो है वो किसका है? केला का है, सबसे ज्यादा। बिहार में कुल फल के उत्पादन में सबसे ज्यादा कोई फल अगर उपजता है तो वो केला है, जो कि टोटल फलों के उत्पादन का 36.7% है। चाय की बात करें तो बिहार के किशनगंज जिले में सबसे अधिक चाय का उत्पादन जो है वो किया जाता है। और इसके अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं पूर्णिया, अररिया और कटिहार। ये सब जो है अलग अलग और क्षेत्र हैं जहां पर चाय की खेती जो है देखने को मिलती है। जूट की बात कर लेते हैं। जूट की बात, कुछ लोग कहोगे सर चाय की खेती सबसे ज्यादा दार्जिलिंग में होती है। अरे हम सिर्फ बिहार तक सीमित हैं, बिहार के बारे में बात कर रहे हैं। तो बिहार के कौन से जिले हैं? तो किशनगंज नंबर 1 पर है चाय के उत्पादन में। उसके बाद पूर्णिया, अररिया और कटिहार वगैरह में भी चाय की खेती होती है। जूट की बात कर लेते हैं। इसकी खेती जो है ना जलोढ़ मिट्टी पर होती है, और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है ना जूट की खेती होती है, पटवा की खेती। बिहार का पूर्णिया जिला सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र के अंदर आता है। यहां से बिहार के कुल जूट का 70% भाग जो है प्राप्त होता है। तो हम लोग भी बहुत ज्यादा जूट की खेती करते थे पर्सनली। ठीक है, पर्सनली भाई किसान है, ठीक है, खुद किसान है, खुद जूट लगाते हैं। ऐसे छोटा सा बैग में आता है, देखा होगा आपने, बहुत महीन दाना होता है। खेत तैयार करके उसको बोया जाता है, बहुत महंगा आता है बीज। और फिर उसके बाद उसमें अगर जंगल हो गया तो उसको खुरपी से निकालते थे, है ना, खुरपी से निकालते थे। पौधा बड़ा होता था, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं, जैसे मक्का में बहुत ज़्यादा खाद देते नहीं चाहिए उसमें। ठीक है, पहले ही आप छींट दीजिए खेत जब तैयार करते हैं उसी वक्त, बाद में नहीं चाहिए। बहुत मन हो तो थोड़ा सा यूरिया डाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अपने बढ़ेगा, ये अपने बढ़ जाता था। ठीक है, और फिर बहुत मोटा मोटा सा होता था, लंबा होता था काफ़ी, कई बार आंधी तूफान में गिरता भी था।
जब ये पूरा पक जाता था, पकने का मतलब है जब ये पूरा अपने मैच्योर हो जाता था, तब इसको जड़ से काटा जाता है। जड़ से काट के इतना बड़ा बड़ा पुल्ला बनाया जाता है, नहीं, अब पुल्ला बना करके लंबा लंबा रहता है भाई, 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट, 15-15 फीट का होता है, 18-18 फीट का लंबा। और उसको फिर उसके बाद उसको गाड़ी ट्रैक्टर में लाद के नदी के किनारे उसको इस तरह से बेड़ा बना करके दबाया जाता है, और उसको पानी में 18-20 दिन रखा जाता है। 18-20 दिन रखने के बाद ना वो सड़ने लगता है। सड़ने के बाद वहाँ पटसन जो है ना, पटवा जिसको सन बोलते हैं, उस अंदर वाला जो हड्डी वाला पार्ट होता है, जैसे इंसान के शरीर में मांस और हड्डी होता है, तो हड्डी को छोड़ के मांस को निकाला जाता है। कहने का मतलब है जो जूट है, पटवा, उसको निकाल लिया जाता है। वो सड़ता है ना तो अपने आप छोड़ने लगता है, ठीक है, तो वो सड़ता है, महकता है, ठीक है, फिर उसके बाद उसको खींच के निकालते हैं, उसको निकाल के उसको पानी में धो करके मोड़ के रखते हैं, और फिर उसको ठीक है, आ जाएगा राहुल कुमार। उसके बाद ना उसको सुखाते 4-5 दिनों तक, सुखा के फिर गड्डी बना के एक जगह चौंक के रखो, बहुत सारा जमा हो जाए ट्रैक्टर में। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट यहाँ पर है, गुलाब बाग मंडी, वहां पे जाके बेच देते हैं। पैसा ही पैसा, ऐसी ऐसे कैसी कैसे, ठीक है। चलो हो गया, यहाँ तक जूट कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। पेमेंट तो लिए थे पढ़ाने का, लेकिन यहाँ खेती भी सिखा दिए, ड्यूज रहा आप पे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है फल, फूल और सब्जी, ये देश में इसका स्थान देख लेते हैं। लीची है ना, देश में फल, फूल और सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कितना नंबर पे है? लीची के उत्पादन में बिहार जो है पूरे देश में नंबर 1 है ना। ठीक है, पिंकी कुमारी, आप जो पूछेंगे वही बताएंगे, इतनी हिम्मत कहाँ कि आपकी बातों से बाहर हो जाएं हम, ठीक है। ठीक है, देखो कहते हैं लीची जो है ना ये पहले स्थान पर है, भिंडी दूसरे स्थान पर, फूल गोभी दूसरे स्थान पर, बिहार दूसरे नंबर पर है, सूरजमुखी के उत्पादन में चौथे नंबर पर है, आम के उत्पादन पे 5वें नंबर में, अब बैगन के उत्पादन में चौथे नंबर पर जो है यहाँ पर है। ठीक है, तो याद रखेंगे लीची के उत्पादन पर पहला स्थान है, बस यही काम का था, बाकी तो और कुछ नहीं। अलका कुमारी, आगे बढ़ते हैं। कृषि के प्रकार, मैं क्यों जाऊंगा भाई, मैं खेती करता था बचपन में, अब नहीं करता हूं, मैं क्यों जाऊंगा पटवा को बेचने। फसल चक्र, स्थानीय फसल व्यवस्था, दोनों ही देखिए यहां पर फसल चक्र को देख लेते हैं। ऐसा फसल व्यवस्था जिसमें फसल चक्र किसको कहते हैं, ठीक है, फसल चक्र किसको कहते हैं, तो देखो फसलों को बदल बदल करके, ठीक है, ठीक है, टाइपिंग में कुछ छूट गया है, आप ऐसे लिखो, है ना, फसलों को बदल बदल के लगाने की जो प्रक्रिया है, फसलों को, है ना, बदल बदल करके, बदल बदल कर लगाना ही क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। जैसे अभी कोई और फसल की उसकी कटाई जैसे होगी, अगला फसल दूसरा लगा दिए हम लोग, तो इसको क्या कहेंगे, फसल चक्र बोलेंगे। मिश्रित खेती क्या होती है, कहते हैं एक फसल ऋतु में 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ उगाने की जो पद्धति होती है ना, उसी को हम लोग मिश्रित खेती कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं। जैसे बिहार में रबी फसल मौसम में गेहूं और सरसों, है ना, बरसीम, सरसों और चना, ये सब मतलब हुआ ना, कुछ भी आप जैसे पहले चिकना मौसरी वगैरह होता था एक साथ लगाते थे, जो भी फसल आप लगाते हो एक सीजन में अगर 2 खेती मिक्स करके उसी खेत में कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए
कृषि से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य हैं, फैक्ट हैं, जिसको समझ लेते हैं। बिहार आलू, प्याज, बैगन, फूल गोभी उत्पादन में शीर्ष पर होने के साथ साथ देश का तीसरा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक भी राज्य रहा है ना। इंटरनेट वगैरह पे जाओगे तो दूसरा बताएगा आपको, ठीक है, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। तो आप याद रखना कि तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। लीची के विशिष्ट प्रकार में शाही, है ना, शाही लीची को, है ना, बिहार के अंदर में जीआई टैग मिला हुआ है, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है, और बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है इसको प्राप्त है। तो शाही लीची जो है ना, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ध्यान दीजिएगा इसको। दूध उत्पादन की बात कर लेते हैं। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1983 में राज्य सहकारी दूध उत्पादक महासंघ को जो है, जिसको कॉम्फेड बोलते हैं, इसकी स्थापना की गई थी। कॉम्फेड द्वारा सुधा ब्रांड के नाम से, है ना, विपणन किए जाने वाले दुग्ध उत्पादनों की भारी मांग जो है अभी भी है। सुधा का दूध काफी बिकता है, आपको पता है। चलिए यहां पर टेस्ट लगा लेते हैं, ठीक है। हाँ, राहुल सिंह, मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, नया मॉक टेस्ट आएगा उसको लगाओ। नया मॉक टेस्ट लॉन्च करेंगे, आप उसको लगाने में बिजी हो जाना, और मॉक टेस्ट 1 में जो भी क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं है, मतलब दिखता नहीं है, वो टेक्निकल इशू है, उसको हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। अभी आप 2-3 दिन रुक जाओ, नया टेस्ट लॉन्च हो रहा है सीबीटी टेस्ट, उसको करो आप। हर हफ्ते 2 टेस्ट लगाना आप। देखिए 17 क्वेश्चन है, 17 लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो आंसर होगा बिहार की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। आंसर होगा 1 का सी। आगे, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी है, व्यवसायिक है, निर्यात उन्मुख है, या आत्मनिर्भर कृषि है? तो बिहार की कृषि देखेंगे तो बिहार की कृषि ना तो व्यवसायिक है, ना ही निर्यात एक्सपोर्ट करने के लिए करते हैं, ना ही ज्यादा बेचने के लिए, है ना। तो यहां पर जीवनदायी है, बिहार की कृषि जीने लायक हम लोग कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भी नहीं है, ठीक है। तो बिहार की कृषि कैसी है भैया? केवल एक इसका आंसर हो जाएगा, बिहार की कृषि जीवनदायी है, जीवनदायी, ठीक है। देखो 2 और 3 है, व्यवसायिक कृषि है नहीं बिहार में, तो ये 2 होगा नहीं, केवल 2 ये भी नहीं होगा, केवल 4 आत्मनिर्भर ये भी नहीं होगा। सबसे अच्छा आंसर जो होगा वो होगा ए नंबर, है ना। यहां पर केवल 1 यानी जीवनदायी कृषि बिहार में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से बिहार में किसे मक्का का घर कहा जाता है? मक्का का घर किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, बेगूसराय को मक्का का घर कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा 3 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कृषि के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन, कौन सा कथन जो है यहां पर गलत है उसको देख लेते हैं। कौन सा कथन गलत है उसको देख लेते हैं। बिहार के कृषि के संबंध में गलत कथन कौन सा है? अच्छा, डी नंबर तो दिया ही नहीं डाटा ऑपरेटर ने हमारा, ठीक है। चलो ये तो ब्लैंक रह गया, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। कहते हैं ना, जो नहीं होता है तो उसमें हो जाता है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिएगा, बिहार का एक प्रमुख खाद्य चावल है ना। बिहार के बारे में और देख लेते हैं। प्रमुख तिलहनी फसल मूंगफली है ना। बिहार देश का सर्वाधिक लीची उत्पादक राज्य है ना। बिहार देश का सर्वाधिक लीची उत्पादक राज्य है। सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन कहां पर होता है? बिहार में होता है, याद होगा अभी। देखिए यहां पर लीची में क्या है, पहला स्थान पर है। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। बिहार का प्रमुख खाद्य फसल चावल है, बिल्कुल सही है ये। प्रमुख तिलही फसल मूंगफली है। देश का सर्वाधिक लीची उत्पादक राज्य बिहार है। तीनों सही है। तो यहां पर डालते हैं ऑल ऑफ द एबव, यही छूटा होगा, ऑल ऑफ द एबव। सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन जिला धान का प्रमुख उत्पादक जिला नहीं है? धान का प्रमुख उत्पादक जिला नहीं है, तो आंसर क्या होगा? बेगूसराय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है?
नगदी फसल की बात कर लेते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, गन्ना जो है ना, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गन्ना। चाय, रबड़ और नारियल नहीं है, हमारे यहाँ पर गन्ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में पहला है ना, 7वां नंबर में। तो करेक्ट आंसर होगा, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में बिहार का स्थान जो है देश में पहला है, बिहार का स्थान देश में पहला है, 7वां नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। किस में पहले नंबर पर है, मक्का, धान, बाजरा, मडुआ, है ना। ठीक है, बिहार में किस फसल के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में पहला है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं यहां पर लीची। क्या कर देंगे सर जी, लीची कर देंगे, है ना। फल तो हो गया, ये तो फल हो गया। ठीक है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसमें, मक्का, मडुआ, धान, बाजरा। देश में ना तो मक्का में है, ना धान में है, ना बाजरा में है, तो मडुआ हो गया। और फल अगर फल होता तो इसमें हमारा हो जाता लीची। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहां पर स्थित है, 8वां नंबर में। तो करेक्ट आंसर होगा, ये आपका आरा में है, तो 8वां का आंसर सी हो जाएगा आरा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कॉम्फेड किस ब्रांड के नाम से दूध और दुग्ध उत्पादों का विपणन करता है। तो करेक्ट आंसर होगा सुधा, तो 9 का आंसर बी हो जाएगा सुधा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नकदी फसल का सही समूह कौन सा है। बिहार के नकदी फसल का तो गन्ना है, जूट है, आलू है, तंबाकू है ना, नकदी फसल में। तो करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा यहां पर, 10 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है। जूट की खेती सबसे ज्यादा बिहार में कहां पर होगी, उत्तरी और पूर्वी मैदान में होती है। तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, 11 का बी। अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किस वर्ष जो है हुई थी। तो सन 1999 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, यहां पर देश के सब्जी उत्पादक राज्यों में बिहार का स्थान जो है, बिहार का स्थान वो क्या है सब्जी उत्पादक में। तो करेक्ट आंसर होगा तीसरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस जिला में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। फलों का सर्वाधिक उत्पादन जो है मुजफ्फरपुर में होता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां नंबर, जीआई टैग प्राप्त बिहार के उत्पाद कौन से हैं इसमें से। याद रखिएगा, बिहार में जर्दालू आम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, शाही लीची को भी प्राप्त हुआ है, मगही पान को भी जीआई टैग है, और कतरनी चावल है ना, इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ। कतरनी चावल को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो 1 2 3 4 चारों हो जाएगा। इस तरह से आंसर नंबर सी हो जाएगा, 1 2 3 4। जीआई टैग क्या होता है, जैसे दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कुछ जगह की अगर कोई चीज बहुत फेमस होती है तो उसको और फेमस बनाने के लिए उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है, एक ब्रांड दिया जाता है, और उसके नाम का इस्तेमाल कहीं और आप नहीं कर सकते। जैसे कतरनी चावल है, इसको अगर कोई और इस्तेमाल करेगा इस नाम को, तो फिर वो कतरनी चावल जिसका भी ऑनरशिप है ना, वो कार्रवाई कर सकता है। यदि उस नाम से कोई और ब्रांड चलाना चाहेगा तो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये जो जीआई टैग है, इसको बहुत सारे लिस्ट में डाला जाता है इन सारे प्रोडक्ट को, ताकि इनका जो डिमांड है वो विदेशों में भी बढ़ सके। तो काफ़ी फेमस बनाया जाता है जीआई टैग डाल करके, अगर कोई चीज़ बहुत यूनिक होती है वाकई में। ठीक है, फसल वगैरह में, फल में। बिहार में केंद्र सरकार द्वारा केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। 16वां नंबर सवाल, करेक्ट आंसर होगा है ना, गौरेल वैशाखी के अंदर में, वैशाली के अंदर में। अगला क्वेश्चन 17वां नंबर, बिहार के किस जिला में मत्स्य पालन कॉलेज की स्थापना की गई है। आखिरी क्वेश्चन, करेक्ट आंसर होगा किशनगंज के अंदर में, 17 का आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से जो आपके 17 क्वेश्चंस थे है ना, उसको हमने यहाँ पर कवर किया, और थ्योरी भी यहाँ पर हमने देखा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चैप्टर। एक क्वेश्चन में भी किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, तो वही सब चीज़ें लेस इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर में आता है ये चैप्टर। आपको बाकी का चैप्टर करके समय मिले तो इसको दोबारा से तिबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, वरना कुछ खास नहीं। मैंने लिख दिया, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, वो भी किसी शिफ्ट में, ये मैंने पहले ही लिख दिया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कि हर शिफ्ट में सवाल आएगा। तो किसी शिफ्ट में, 2 शिफ्ट छोड़ के तीसरे शिफ्ट में, तीसरा छोड़ के चौथा में,
5 शिफ्ट में नहीं पूछा, छठा शिफ्ट में पूछ लेगा, क्योंकि चैप्टर है 42 और क्वेश्चन निकालना है सिर्फ 20। अब 5 चैप्टर ऐसा है जिसका हर शिफ्ट में सवाल आएगा, तो बच गए उसके पास सिर्फ 15 चैप्टर, है ना, सिर्फ 15 क्वेश्चन बच गए। और 42 में 5 माइनस कर दो, 5-6 माइनस कर दो आप, तो कितना हो जाता है? 37 चैप्टर बच गया और क्वेश्चन कितना बच गया? सिर्फ 15। 37 चैप्टर से 15 क्वेश्चन लेना है। कीजिए। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, बाय बाय।